टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। सेल कोशिका। कोशिका तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। निम्नतम तीन चीजें होना आवश्यक है। केंद्रक, कोशिका द्रव जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य भरा रहता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, स्रावी कोशिका, अस्रावी कोशिका। कोशिका कोशिकाओं के समूह से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और इन्हीं ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है। अंगों का समूह अंग तंत्र बनाता है और उसी से शरीर का निर्माण होता है। और यहाँ कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतकों का समूह अंग और अंग तंत्र, अंग से मिलकर अंग तंत्र और अंगों का समूह शरीर का निर्माण करता है। जिस तरह कोशिका दो प्रकार की होती है उसी तरह ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, स्रावी ऊतक और अस्रावी ऊतक। स्रावी ऊतक को ग्रंथि भी कहते हैं। हमारे शरीर में कोई भी पदार्थ बना रहता है जैसे आंसू, रक्त, मूत्र, इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया स्त्रवण कहलाती है और स्त्रवण की क्रिया से बाहर निकलने वाले पदार्थ स्रावी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ब्लड, यूरिन और आंसू। स्त्रवण के द्वारा अश्रु स्त्रवण और रक्त स्त्रवण और मूत्र स्त्रवण होता है। सेल कोशिका। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है, उसी में ये पिंक कलर के स्रावी पदार्थ होते हैं, स्रावी कोशिका कहलाती है। अस्रावी कोशिका में स्रावी पदार्थ नहीं होते हैं, यह स्रावी पदार्थ का निर्माण नहीं करती और स्रावी पदार्थों का निर्माण करने वाला कोशिका स्रावी कोशिका कहलाती है। टिश्यू ऊतक। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, स्रावी ऊतक, अस्रावी ऊतक। स्रावी ऊतक को ग्रंथि भी कहते हैं और स्रावी ऊतक से स्रावी पदार्थ बाहर निकलता है, इसी कारण से ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावी पदार्थ बाहर निकलता है जो सीधा रक्त में मिल जाता है और उसी स्रावी पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का प्रभाव देह होता है, इसलिए इसे देह पदार्थ भी कहते हैं। और स्रावी पदार्थ जो बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलता है वह ट्यूब द्वारा रक्त से बाहर निकाल दिया जाता है। जो शरीर से बाहर निकलता है उसका रक्त में विलय नहीं होता है, इसी कारण उसे एंजाइम कहते हैं और एंजाइम का प्रभाव स्थानीय होता है। मानव शरीर अनेक, और इन चित्रों के बारे में नीचे लिखा हुआ है। मानव शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका के तीन अवयव होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव, जो हम ऊपर समझ रहे हैं। जब अनेक कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। जब अनेक ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। जब अनेक अंग आपस में मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। मनुष्य शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्रावी कोशिका और अस्रावी कोशिका। स्रावी कोशिका ऐसी कोशिका जो स्रावी पदार्थ को स्रावित करती है, उसे स्रावी कोशिका कहते हैं। अस्रावी कोशिका ऐसी कोशिका जो स्रावी पदार्थ स्रावित नहीं करती है, उसे अस्रावी कोशिका कहते हैं। इसी आधार पर ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, स्रावी ऊतक, अस्रावी ऊतक। मनुष्य शरीर में पाए जाने वाले स्रावी ऊतक को ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को रक्त के अंदर डालती है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। इन ग्रंथियों में नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्रावी पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का प्रभाव देह होता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थों को रक्त के बाहर डालती है, उसे बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इन ग्रंथियों में नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों के स्रावी पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम का प्रभाव स्थानीय होता है। मनुष्य शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। सभी ग्रंथियां आपस में मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण। शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां। नंबर एक, मस्तिष्क में होती है ऊपर की तरफ पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस जो एक मस्तिष्क का भाग होता है उसमें पाई जाती है। नंबर टू, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के अंदर पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में ऊपर की तरफ पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो एच आकार की होती है, गले में पाई जाती है और इसके चारों कोनों पर चार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इस साइड में होने के कारण इसे पेरा कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि इसका नाम है। और दोनों फेफड़ों के मध्य एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं। और ऊपर का भाग, हमारे पेट के ऊपर का भाग वक्ष कहलाता है और डायफ्राम से नीचे का भाग उदर कहलाता है। एक हमारे उदर में बाईं तरफ अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों का मिश्रित रूप होता है, इसीलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। नंबर सिक्स, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इसे एपिरिनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। और नंबर आठ, ओवेरी या अंडाशय ग्रंथि, ये केवल मादा में पाई जाती है। नंबर नौ, टेस्टिस वर्सन, ये केवल पुरुष में पाई जाती है। इसी तरह हमारे शरीर में 9 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। पीनियल ग्रंथि, नंबर 2 पीयूष ग्रंथि, नंबर 3 थायराइड ग्रंथि, नंबर 4 पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड 4 होती है। नंबर 5 थाइमस ग्रंथि छाती में होती है। नंबर 6 एड्रिनल, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। नंबर 7 अग्नाशय ग्रंथि जो एक मिश्रित ग्रंथि होती है। नंबर 8 अंडाशय ओवेरी। नंबर 9 वृषण टेस्टिस। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ये एक्सोग्लैंड एंड एंडोग्लैंड दोनों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि होगा और सेकंड आंसर पीयूष ग्रंथि होगा। ये दोनों मस्तिष्क में पाई जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी पीनियल ग्रंथि होगी। नंबर 4 मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि का दूसरा पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि का मास्टर हाइपोथैलेमस होता है। मास्टर ग्रंथि का मास्टर हाइपोथैलेमस। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होती है। सेक्स ग्लैंड टेस्टिस जो मेल में पाई जाती है, ओवेरी फीमेल में पाई जाती है, सेक्स ग्लैंड होती है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया
पाया जाता है जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। ये इसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी का निर्माण करते हैं और ऊर्जा से ही कार्य संपूर्ण किए जाते हैं। रक्त वाहिनियों में भरा हुआ होता है, वेसल्स ब्लड वेसल्स में भरा हुआ होता है। हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में भरा हुआ रहता है और ये रक्त वाहिनियां पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। अग्नाशय ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक भाग द्रव होता है और उसके अंदर कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिका का समूह इस द्रव में एक आइलैंड की तरह दिखाई देता है और आइलैंड द्वीप होते हैं और इन द्वीपों की खोज लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने की, इसी कारण इनका नाम लैंगरहैंस के द्वीप समूह रखा गया। लैंगरहैंस के द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिका होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है, बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, गामा कोशिका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करती है। ये द्रव भाग बाह्यस्राव विभाग कहलाता है और कोशिका समूह जिसे लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहते हैं अंतःस्राव विभाग होता है। इसी कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, इस ग्रंथि का द्रव भाग बाह्यस्रावी भाग माना जाता है और लैंगरहैंस के द्वीप समूह वाला भाग अंतःस्रावी भाग माना जाता है। लैंगरहैंस के द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन के बनावट इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य ग्लूकोज को कोशिका तक ले जाना होता है। जैसे भोजन रक्त वाहिनियों में प्रवेश करता है तो भोजन में उपस्थित ग्लूकोज रक्त वाहिनियों में ब्लड में मिल जाता है और ब्लड से इंसुलिन हार्मोन रक्त वाहिनियों से निकालकर उसे कोशिका तक पहुंचाते हैं और वहां माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा का निर्माण करती है जिससे शरीर कार्य करता है। यदि रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो ग्लूकोज सीधा रक्त वाहिनियों में होकर किडनी में पहुंच जाएगा और किडनी में रक्त वाहिनी में छेद होते हैं जहां सनित्र के माध्यम से ग्लूकोज सीधा मूत्र में निकल जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों के साथ बाहर निकल जाएगा। इससे शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। रक्त मूत्र में उपस्थित पदार्थ वाटर 95%, यूरिया 2-3%, ग्लूकोज 0% अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा, यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित होगा जिससे मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस बीमारी होगी। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है जो कि रक्त सनित्र के द्वारा होता है। सामान्य व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़कर ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को रक्त से कोशिका तक लेकर जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। इस बीमारी के निम्न लक्षण होते हैं, रक्त में ग्लूकोज शुगर का स्तर बढ़ जाता है, मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित होता है। डायबिटीज मेलिटस के प्रकार। डायबिटीज मेलिटस के 2 प्रकार हैं, डायबिटीज मेलिटस 1, डायबिटीज मेलिटस 2। डायबिटीज मेलिटस 1 40 ईयर से पहले होता है, यह रेयर दुर्लभ होता है। इसमें बीटा सेल नष्ट हो जाती है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है, इनके नष्ट हो जाने से इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है और इसका इलाज इंसुलिन के इंजेक्शन है। डायबिटीज मेलिटस 2 40 ईयर के बाद होता है और ये सामान्य होता है। बीटा सेल इसमें सामान्य होती है, इंसुलिन हार्मोन नॉर्मल रहता है। इंसुलिन हार्मोन के रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, किडनी बाद में खराब हो जाती है। इलाज मेटाफार्मिन की गोली, ये जीवन शैली से होता है, इसमें सरग्राह से होता है। मिठाई, चीनी, रोटी, फ्रूट, चावल आदि इसके कारण है। शारीरिक व्यायाम इसका उपाय है। डायबिटीज मेलिटस 2 एक प्रकार का जीवन शैली से होने वाला रोग है। पीयूष ग्रंथि में 3 पाली होती है, अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली। अग्रपाली से 6 हार्मोन, मध्यपाली से 1, पश्चपाली से 2 हार्मोन निकलते हैं। अग्रपाली जिसमें फर्स्ट प्रोलैक्टिन हार्मोन, जीएचसी हार्मोन, जीएच वृद्धि हार्मोन, नंबर 3 एफएसएच हार्मोन, नंबर 4 एलएच हार्मोन, नंबर 5 टीएसएच हार्मोन, नंबर 6 एसीटीएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन जनन तंत्र में होते हैं। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि में, एसीटीएच हार्मोन एड्रेनालिन ग्रंथि में, प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्ट का अर्थ दूध होता है, दूध निर्माणकारी हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह गर्भवती महिला में होता है, मात्र ये गर्भावस्था में ही प्रारंभ स्रावित होता है। गर्भावस्था के बाद इसका स्त्रवण मां के स्तन से होता है, 6 से 12 महीने तक ही स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद माता के स्तनों में दूध का निर्माण करता है, अतः इसलिए इसे दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध का स्त्रवण करता है, दुग्ध स्रावी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नंबर 2 मवेशी ज्यादा दूध को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं। नंबर 3 इसका उपयोग गर्भावस्था से संतान को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, जिसके प्रयोग से गर्भाशय में संकुचन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के समय लगाया काम लिया जाता है। नंबर 4 प्यार या भाव का ऑक्सीटोसिन निकलता है, लविंग हार्मोन है। फल सब्जी के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन जल्दी पकाने के लिए यूज किए जाते हैं और ये कैंसर का कारण बनते हैं। यह हार्मोन माता के स्तन से दूध को बाहर स्रावित करता है, इसलिए इस हार्मोन को दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहते हैं। प्रसव के समय यह हार्मोन गर्भाशय में संकुचन करता है, जिससे शिशु जन्म संभव हो पाता है, इसलिए इस हार्मोन को प्रसव हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन प्यार व भावुकता के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इस हार्मोन को लविंग हार्मोन भी कहते हैं। वर्तमान में इस हार्मोन का दुरुपयोग फल व सब्जियों को पकाने में व मवेशियों से अत्यधिक दूध को बाहर निकलवाने में किया जा रहा है। इस कारण से मनुष्यों में लगातार कैंसर बढ़ता जा रहा है। वृद्धि हार्मोन कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक कोशिका जिसमें विभाजन की शक्ति पाई जाती है, इसमें हार्मोन व थायरोक्सिन हार्मोन की मदद से कोशिका विभाजन होता है, जो एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं और ऐसे दोनों कोशिकाएं आगे विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो शरीर की वृद्धि में सहायक होती हैं। कोशिका दूसरी कोशिका जिसका जीवनकाल निश्चित होता है, इसमें कोशिका विभाजन की शक्ति नहीं होती है, अतः इसका कोशिका विभाजन नहीं होता है तो ये नष्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल आरबीसी लाल रक्त कोशिका कणिका। एग्जाम्पल 100 कोशिका में वृद्धि हार्मोन की
और वृद्धि हार्मोन की वजह से वृद्धि होकर नई कोशिकाएं जैसे 10 लाख कोशिकाओं में बन जाती हैं और इससे शरीर का विकास होता है। जैसे बाल्यावस्था में जीएच हार्मोन वृद्धि हार्मोन कम होगा तो बोनापन होगा उसमें, और जिसमें जीएच हार्मोन अधिक होगा उसमें भीम कायदा शरीर पाया जाएगा। ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती उसे कणिका कहते हैं, उदाहरण आरबीसी। वृद्धि हार्मोन कोशिका विभाजन की क्रिया को प्रेरित करता है, इसलिए यह हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। बाल्यावस्था में इस हार्मोन की कमी से बोनापन रोग हो जाता है। बाल्यावस्था में इस हार्मोन की अधिकता से भीम कायदा हो जाता है। वृषण टेस्टिस नंबर 3, वृषण टेस्टिस नंबर 4 अंडा से ओवेरी ग्लैंड ग्रंथि, ये दोनों एक साथ है। वृषण टेस्टिस व अंडा से ओवेरी ग्लैंड। मेल में एंड्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, मेल के लिए एंड्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, और फीमेल के लिए गाइन या गाइनो शब्द का प्रयोग किया जाता है। वृषण टेस्टिस इसे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, या इसे ही मेल के लिए एंड्रोजन एंड्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम एंड्रोजन हार्मोन भी है। और अंडा से ओवेरी में एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दो हार्मोन पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण लाता है, जैसे उदाहरण दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में फीमेल में द्वितीयक लक्षण लाता है, स्तनों का विकास होना, आवाज का पतला होना, त्वचा का सॉफ्ट होना, सुंदरता का हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था का हार्मोन है। लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लैंगिक लक्षण और द्वितीयक लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक लक्षण ब्रथ जन्म के समय से ही होते हैं, जैसे मेल में टेस्टिस का होना, पेनिस सिस्टम का होना, फीमेल में ओवेरी का होना, ओवेगिना योनि का होना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जन्म के बाद में आते हैं, जैसे मेल में दाढ़ी मूंछ आना, फीमेल में विकसित स्तन होना। एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन नर व मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन त्वचा को मुलायम बनाता है, इसलिए हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था के लिए आवश्यक होता है, इसे गर्भावस्था का हार्मोन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है जो गले में उपस्थित होती है। इसके चारों कोनों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो साइड में स्थित होने के कारण उन्हें पेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है और वह पेराथायराइड कहलाती है। थायराइड ग्रंथि इसमें उपस्थित थायरोनिन पदार्थ जो इनएक्टिव अनएक्टिव होता है उसे एक्टिव करने के लिए पीयूष ग्रंथि से टीएसएच हार्मोन निकलता है, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है, और जैसे ये एक्टिव होती है तो इससे थायरोनिन स्रावित होता है, और भोजन से आयोडीन मिलता है वह रक्तवाहिनियों से इसमें चला जाता है, और वह आयोडीन और थायरोनिन पदार्थ मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं, और थायरोक्सिन हार्मोन इसमें से रक्तवाहिनियों में चला जाता है। जैसे जैसे आयोडीन की मात्रा इसमें कम होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति में एक बीमारी जिसे गेंगा रोग कहते हैं, गलगंड, उसकी बीमारी होने लगती है। जैसे आगे देखते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को एक्टिव कर देता है, इसलिए इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि में थायरोनिन आयोडीन के साथ जुड़कर थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को नियंत्रित करना, ऊर्जा, बॉडी के तापमान को नियंत्रित करना, बीएमआर का नियंत्रण करना, ब्रेन का विकास जन्म के बाद करना, शरीर के सभी अंगों के कार्य, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट आधारित उपापचय दर। यह हार्मोन शिशु जन्म के बाद मस्तिष्क का विकास करता है, यह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है, ये शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखता है, ये आधारित उपापचय दर का नियंत्रण रखता है, यह कोशिका विभाजन भी करवाता है। पीयूष ग्रंथि जिसे टीएसएच हार्मोन स्रावित होता है, जब ये टीएसएच हार्मोन इसको थायराइड ग्रंथि में बनने वाले थायरानिन को एक्टिव करती है और ये स्रावित होने लगता है, और भोजन से कम मात्रा में आयोडीन मिलता है या आयोडीन नहीं मिलता है, तब ये थायरानिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि में इकट्ठा होता जाता है, और जैसे जैसे इकट्ठा होता है थायराइड ग्रंथि फूलती जाती है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है। ये रोग जिसका इलाज आयोडीन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन भी कम हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। इस अवस्था को घेंगा गलगंड रोग कहते हैं, ये सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में देखी जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि ये भोजन में उपस्थित कैल्शियम जो रक्तवाहिनियों से हड्डियों तक पहुंचाने का कार्य विटामिन डी करता है, जो जितनी हड्डी को आवश्यकता होती है उससे ज्यादा पहुंच जाता है, उस हार्मोन को हड्डी से वापस रक्तवाहिनी में लाने का कार्य पैराथायराइड हार्मोन करता है। एक्स्ट्रा कैल्शियम को ये हड्डी से वापस रक्त में लाता है, और रक्तवाहिनी से कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का कार्य विटामिन डी करता है। कैल्शियम के कार्य बोन को मजबूत करना और मांसपेशियों में संकुचन सिकुड़ना या गति करना। स्किन में जैसे चोट लगने पर ब्लीडिंग होती है तो उसकी जगह ब्लड क्लॉट का निर्माण करने में सहायक होता है। व्यक्ति के शरीर में 5-6 लीटर खून होता है। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को हड्डियों से रक्त में लेकर आता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को। पीनियल ग्रंथि स्मॉलेस्ट ग्लैंड, इसे जैविक ग्रंथि भी कहते हैं। हार्मोन ये जैविक कार्य सोना उठना, जैविक कार्य जैसे सोना उठना को समायोजित करना है, टाइम के अनुसार इनको समायोजित करना है, जैसे व्यक्ति की आदत के अनुसार। इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर के सभी जैविक कार्यों को समय के अनुसार समायोजित करता है, इसलिए इस ग्रंथि को जैविक ग्रंथि कहते हैं। थाइमस ग्रंथि इम्यूनिटी प्रतिरक्षा बनाती है, जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें प्रतिरक्षा ग्रंथि छोटी होती जाती है, और इससे उसकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता जाता है। ये ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा बनाती है, ये ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटी होती जाती है। एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि, ये ग्रंथि वृक्क के ऊपर किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसके एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, आंतरिक भाग जो मेडुला भी कहलाता है, बाह्य भाग जिसे कोर्टेक्स कहते हैं। आंतरिक भाग मेडुला जिसे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, दोनों हार्मोनों को हम आगे पढ़ेंगे। बाह्य भाग कोर्टेक्स जिसे कोर्टेक्स भी कहते हैं, इसे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और तीसरा जो हमारे सिलेबस से बाहर है, इन दोनों हार्मोन को किडनी में पढ़ेंगे। कोर्टिसोल हार्मोन जो संतुलित भोजन में पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, इसका आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है, वो बाह्य भाग कोर्टेक्स कहलाता है।
पीयूष ग्रंथि से एसीटीएच हार्मोन निकलता है, इसकी फुल फॉर्म है एड्रिनल कोर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन। ये एसीटीएच हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग की ग्रोथ कराता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एसीटीएच हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग की ग्रोथ कर देता है, इसलिए इसे एड्रिनल कोर्टेक्स ट्रोपिक हार्मोन कहते हैं।